नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत के बारे में। जिस चैप्टर में हमने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, आज अपने जो बचे हुए दो टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज अपना जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जो बचे हुए टॉपिक जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वो है एक तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और दूसरा टॉपिक है विद्युत शक्ति। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और विद्युत शक्ति में से तो काफी आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं यानी अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो अपना पिछला जो सेशन था जिसके अंदर आपने लाइव डिस्कस किया था, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर जुड़े थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर दिए थे। इसी तरह आप लगातार जुड़े रहें तो आपका जैसा कि आपने टेस्ट का लेवल देख लिया है किस तरह का था, आगे भी टेस्ट आने वाले इसी लेवल के होने वाले हैं। तो अगर जो बच्चे नहीं जुड़े तो आप उनको शेयर कर दीजिए, या आप भी उस समय नहीं जुड़ पाए थे तो आप नेक्स्ट टेस्ट में जरूर जुड़िएगा जो आपका सेकेंड चैप्टर का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर का अंतिम पार्ट, जिसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है इसको अपन नॉर्मल भाषा में समझते हैं। देखो, अगर किसी भी परिपथ के अंदर से या चालक के अंदर से विद्युत धारा बहती है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। जिसमें किसी में भी अगर धारा चल रही है, कोई भी विद्युत स्रोत है उसके अंदर लगातार धारा बह रही है तो वो गर्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अपन ले सकते हैं घर में जो पंखा चलता है, अगर पंखा काफी देर से लगातार चल रहा है, उसके हाथ लगा के देखेंगे पंखा जहां से घूम रहा है उसकी जो बाहर की साइड की जो पंखुड़ियां उसको छोड़ के अंदर से वहां से हाथ लगाएंगे तो पंखा गर्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विद्युत से चलने वाली जिसको आप लगातार चलाएंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाता है। यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जरा और समझते हैं इसको, देखिएगा। जब हम किसी भी परिपथ के अंदर से या किसी भी स्रोत को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। उसके अंदर जो प्रतिरोध लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो प्रवाहित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको रोकता है। तो उसके रुकने से इलेक्ट्रॉन की जो आपस में टक्कर जो होती है यानी इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या होता है, रुक जाता है। वो उतनी धारा जो बहनी चाहिए थी उसको बहने नहीं देता है। कुछ धारा क्या करता है, उष्मा के रूप में उत्सर्जित कर देता है। उष्मा मतलब उसको गर्म करने में उत्सर्जित कर देता है। वही क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहेंगे, जब अपन जानबूझ के उसकी सारी ऊर्जा यानी अपने घर में जो लाइट चलाते हैं उसकी सारी ऊर्जा जानबूझकर किसमें खर्च करें, उष्मा उत्पन्न करने में खर्च करें, उसको कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे अपने घर में जो हीटर चलता है, हीटर में सारी की सारी विद्युत ऊर्जा किसमें खर्च कराई हमने, उसको गर्म करने में, उष्मा उत्पन्न करने में। जो प्रेस चलाते हैं घर में, उस प्रेस के अंदर उसकी सारी विद्युत किसमें खर्च की जाती है, प्रेस को गर्म करने में। इस तरह के और भी कई उपकरण हैं, कई युक्तियां हैं जो इसके नियम पर आधारित है। तो देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या कहता है। ऐसा परिपथ जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध, विशुद्ध प्रतिरोध मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसमें सारी की सारी विद्युत धारा किसमें हो, उसमें खर्च हो जाए, उष्मा के रूप में खर्च कर दे, यानी बिल्कुल शुद्ध जुड़ा हो, तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा उष्मा के रूप में शहित हो जाती है। संपूर्ण ऊर्जा किसके रूप में, उष्मा के रूप में शहित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर अपने दे दिया, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर में किया जाता है। यानी जब अपने कोई परिपथ में कोई बैटरी जोड़ रखी है और बैटरी की सारी का सारी ऊर्जा हमने ऐसे उपकरण में खर्च कर दी जो उसको सारी की सारी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर रहा है, उष्मा में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो आइए ये चीजें हमने समझ ली है। आइए हम इसको चित्र से समझते हैं। चित्र में हमने क्या कर रखा है, एक यहां पर विद्युत स्रोत जोड़ रखा है, बैटरी ये रवि, ठीक है। यहां से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो प्रवाहित धारा है आई है। यहां एक्स और वाई दो यहां पर इसके क्या है, टर्मिनल्स हैं। इसके अंदर जो प्रतिरोध, विशुद्ध प्रतिरोध आर लगा हुआ है, जिसके यहां विभवांतर लगा दिया वी और एमीटर यानी अपनी धारा को मापने के लिए। तो अपन क्या कहेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझने के लिए, तो इसमें कितना उष्मा उत्पन्न होगी उसको निकालने के लिए जितना अपन कार्य करेंगे, यानी जितनी ऊर्जा देंगे वो सारी की सारी किसमें खर्च हो रही है, वो सारी की सारी खर्च हो रही है उष्मा के रूप में। तो हम कह सकते हैं यहां पर कार्य यानी W बराबर, इसके अंदर W बराबर यानी किया गया कार्य किसके बराबर होता है, हमने पहले पढ़ रखा था V बराबर, हमने स्टार्टिंग में विभवांतर क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, सॉरी W बटा
क्यू। V बराबर हमने पढ़ा था W बटे Q। इससे हम क्या कर सकते हैं, W का मान निकाल सकते हैं। W बराबर क्या आ जाएगा, V Q। तो हमने यहाँ W लिख दिया V Q। यहां तक आपको समझ में आया। हमने पहले विभवांतर के अंदर पढ़ा था ये कि विभवांतर क्या होता है, किया गया कार्य बट्टे आवेश, किया गया कार्य बट्टे आवेश। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जिसमें विभव और विभवांतर पढ़ा था, तब हमने इसको पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए विभवांतर को हमने पढ़ा था। विभवांतर क्या होता है, V बराबर किया गया कार्य बट्टे आवेश। तो हम इसी के थ्रू यहां पर भी कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने क्या किया है, ये सूत्र काम में लेकर और हम इसको कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं, इसको समझते हैं आगे। तो हमने क्या कर दिया, अब देखो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हमने ये भी पढ़ रखा है, ये भी हमने पढ़ रखा है, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बटे T। आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, इसके थ्रू हम ये रख सकते हैं कि इससे Q का मान निकाले तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I T। इसको इधर लाओ, Q का मान आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखा Q बराबर I T रखने पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V, और Q की जगह हमने रख दिया I T। तो V बराबर क्या हो गया, V I T। ये आ गया हमें W बराबर। अब देखो जितना हमने कार्य किया है ना, किया गया कार्य ही क्या होगा, जितना विद्युत ऊर्जा कार्य करेगी उतनी ऊष्मा बनेगी। यानी जितनी हम विद्युत दे रहे हैं उतनी की उतनी क्या हो रही है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं किया गया कार्य वही किस में बदल रहा है, ऊष्मा में। तो हम यहां कह सकते हैं जो W है वही क्या है, H है। H का मतलब क्या है, H का मतलब है ऊष्मा, हीट। क्या है, ऊष्मा या हीट। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये W की जगह हम H भी रख सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो ऊष्मा है H, वो क्या है, वो है VIT। क्या है, VIT। V का मतलब क्या हुआ, V का मतलब होता है ये हमारा क्या हो गया, ऊष्मा होगी। क्या होगी, ऊष्मा। V बराबर ये आ गया H बराबर VIT, ये हमारी ऊष्मा है। यहां पर हम जानते हैं ओम के नियम से, या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर ओम के नियम से हमने पढ़ रखा है V बराबर IR। तो V की जगह ये रख दें तो हमारा H बराबर क्या हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा V की जगह IR इंटू IT। यानी इसका हो जाएगा I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये हमारा क्या आ गया, ऊष्मा का उस प्रतिरोध के अंदर, विशुद्ध प्रतिरोध के अंदर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये उसका सूत्र है। यानी जब अपन इसके अंदर से इस बैटरी से विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा सारी की सारी यहां पर किस में खर्च हो रही है, यहां इस प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न करने में। तो इस प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जब हमें I का मान पता है, उस प्रतिरोध का मान पता है और कितने समय तक उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की है, जिससे हमें उसे में ऊष्मा का मान निकाल सकते हैं। ये जो सूत्र है इसी को क्या कहते हैं, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम, इसमें क्या है, प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, ये जो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा हो रही है उसके तीन नियम यहां पर पढ़ेंगे अपन, तीन कंडीशनें पढ़ेंगे। आपको जरा मैंने बताया था जब सूत्र कुछ इस तरह से हो, V बराबर IR, इसका मतलब VI के क्या है, समानुपाती है, बराबर, और बट्टे में होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम यहां सबसे पहले ये कहेंगे, ये जो ऊष्मा है, देखो मैं शॉर्ट में बात बताऊंगा यहां से, यहां जो अपन इसको लिख लेते हैं दूसरे कलर में ताकि आप अच्छे से देख पाए इसको। ये जो पहला नियम हम लिखेंगे, जो H है वो समानुपाती है किसके, H समानुपाती है I स्क्वायर के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, यहां पर हम पूरा लिखना चाहे तो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के, धारा के वर्ग के, ऊष्मा किसके, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आप इस लाइन को लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि परिपथ में उत्पन्न, उस प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, परिपथ के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा
उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरी बात करें, यहां पर H किसके समानुपाती है? R के भी समानुपाती है। तो परिपथ में प्रवाहित परिपथ के प्रतिरोध में उत्पन्न धारा, यानी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा, धारा नहीं उष्मा, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। उस प्रतिरोध के क्या है? समानुपाती। और तीसरा क्या नियम कहेंगे? तीसरा हम ये कहेंगे, समय के जितनी देर तक ज्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ही उष्मा ज्यादा होगी। तो ये तीनों के तीनों नियम क्या है? जूल के तापन नियम पर आधारित हैं। जूल के तापन नियम पर, ये जूल के तीनों तापन नियम है, तीनों ही जूल के तापन नियम है, ध्यान रखना। इसे हम जूल के तापन नियम कहते हैं। जो उष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, उष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती, उष्मा है वो उसमें जितनी देर समय के समानुपाती, यानी जितने समय उसमें प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती। क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? इधर सामने बराबर में है, बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो तीनों सामने बराबर है, तो तीनों ही क्या होंगे? इसके समानुपाती। ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का नियम, जूल का नियम। आपसे जूल का नियम पूछे तो आपको ये चीजें लिखनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से जूल का तापन नियम क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी अपनी डेली लाइफ में किस तरह के इसके अनुप्रयोग हैं तापीय प्रभाव के। क्या हम उष्मा का सारा ऊर्जा, कई बार इसमें थोड़ी है, अपन पंखा घर में चलाते हैं तो पंखे में जो ऊर्जा दी गई है, हमने जो विद्युत दी है वो उसको चलाने के लिए दी है, जबकि कुछ मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? उष्मा के रूप में खर्च हो जाती है, जो अपन करवाना भी नहीं चाहते फिर भी खर्च हो रही है। हम उसको करवाना नहीं चाहते फिर भी वो क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। हम क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं, बल्ब की जलाने के लिए हमारा क्या है? हमारा मकसद है प्रकाश को उत्पन्न करना, जबकि बल्ब गर्म हो जाता है, तो गर्म होने में भी क्या है? कुछ उष्मा उसके अंदर खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें हमने ना चाहते हुए भी उष्मा क्या हो रही है? हमारी विद्युत हो रही है, वो उष्मा के रूप में खर्च हो रही है। ठीक है, लेकिन कई जगह अपन जानबूझकर इसके अंदर खर्च करवाते हैं। चलिए देखते हैं हमारे डेली लाइफ में कौन से उपयोग हैं जो विद्युत धारा के तापीय नियम पर आधारित हैं। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ये अपन डेली लाइफ में पढ़ते हैं। इसलिए विद्युत धारा जब प्रतिरोध से गुजरती है, किसी प्रतिरोध से गुजरती है तो उसे गर्म कर देती है, ये हमने अभी भी पढ़ा था। प्रतिरोध से गुजरती है, जिन भी प्रतिरोध से गुजरेगी उनको गर्म कर देगी। लेकिन विशुद्ध प्रतिरोध में जाती है तब सारी की सारी धारा किसमें हो जाती है? उसमें मतलब उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अब देखो, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर यानी प्रेस, जो अपनी विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां हैं। ये सारी के सारी किस पर काम करती है? इसमें सारे के सारे उपकरण ऐसे लगाए जाते हैं जिसमें सारी की सारी विद्युत किसमें खर्च हो जाकर उष्मा के रूप में उत्पन्न हो। सारी की सारी विद्युत उष्मा में खर्च हो जाती है, उष्मा उत्पन्न करने में। तो ये हमने देखा, हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे जो इसके अंदर विद्युत प्रेस आपके घर में होगी, टोस्टर होगा ब्रेड गर्म करने वाला, अगर नहीं है तो आपने सुना होगा तंदूर जो होता है, विद्युत तंदूर, इलेक्ट्रिक से चलने वाला तंदूर। दूसरा विद्युत केतली, जिसमें अपन सीधा कोई भी लिक्विड है उसको गर्म कर सकते हैं, और विद्युत हीटर जो अपने घरों में होता है खाना वगैरह बनाने के लिए, तो ये है। दूसरा देखो, विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जिसमें अपने बल्ब तो है ही है। सबसे जो बल्ब आजकल एलईडी वाले बल्ब आ रहे हैं, इससे पहले सीएफएल आ रहे थे। सीएफएल से पहले आपने जो देखा होगा लट्टू आता है 10-12 रुपए का, वो लट्टू, ठीक है, वो लट्टू जो है इसके अंदर जो तंतु होता था, वो बल्ब के अंदर 10-12 रुपए का जो बल्ब आता है उसके अंदर जो तंतु होता है, वो तंतु किसका बना होता है? वो तंतु होता है टंगस्टन धातु का। यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किसका बना होता है? तो टंगस्टन। टंगस्टन क्या होती है? सबसे कठोर धातु होती है, ठीक है। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस इतना ताप होता है, इतना गर्म करेंगे जब जाके पिघलती है। तो ये अपने देखते हैं जब विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित की जाती है बल्ब के अंदर, तो बल्ब बहुत ज्यादा उस फिलामेंट को क्या कर देता है? इतना गर्म करता है। जैसे ही अपन किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो क्या करेगी? प्रकाश उत्पन्न करेगी। इसीलिए वो फिलामेंट क्या होता है? इतना गर्म होता है, प्रकाश उच्च ताप होता है उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, मतलब वो जल्दी से पिघलता नहीं है, इस ताप पर जाएगा तब वो पिघलेगा। तो अपने को ऐसा फिलामेंट चाहिए क्योंकि वो विद्युत धारा उसमें क्या कर रही है?
खर्च हो रही है उष्मा उत्पन्न करने में, और आपको पता है ज्यादा उष्मा क्या करती है, किसी को भी पिघला सकती है। तो हमें ऐसी धातु चाहिए जो जल्दी से पिघले नहीं, तो ऐसी धातु है टंगस्टन। अब फिलामेंट में धारा प्रवाह के तप्त होकर उष्मा और प्रकाश देती है। वो उस फिलामेंट को क्या कर देती है, गर्म करती है। उस फिलामेंट के गर्म होने से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो उष्मा मिलती है, आपने पुराने वाले बल्ब देखे होंगे, थोड़ी देर ही जलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हाथ नहीं लगा सकते, और दूसरा उसकी लाइट तो होती है, बल्ब जलाया किस लिए है, लाइट के लिए। तो ये दूसरा प्रभाव है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो अपन डेली लाइफ में, व्यवहारिक लाइफ में देखते हैं। तीसरा है जूल तापन नियम का उपयोग फ्यूज बनाने में भी किया जाता है। फ्यूज आजकल उसके लिए एमसीबी बोर्ड आ गए हैं, जो अपने लगता है ना एमसीबी, ट्रिप हो जाती है, अगर घर में कोई भी फॉल्ट आ गया ट्रिप हो जाती है। पहले वहां पर क्या आते थे, उसकी जगह फ्यूज यूज किए जाते थे। वो फ्यूज भी होता है, वो भी जूल के तापन नियम पर आधारित है। कैसे, क्योंकि हम किसी भी चालक के अंदर से, आपको बताया था, किसी भी चालक तार के अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखिए, फ्यूज तार एक ऐसी धातु या मिश्र धातु का बना होता है जिसका उचित गलनांक होता है। उचित का मतलब होता है एक निश्चित गलनांक होता है, निश्चित, इतने ताप पर वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, इस तरह का उसका गलनांक होता है। अब क्या है, अगर मान लो किसी का निश्चित, अगर किसी तार के अंदर से निश्चित विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो उतना गर्म वो सह लेता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर विद्युत धारा आ गई तो वो सह नहीं पाएगा, और वहां से क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म होने से वो पिघल जाएगा, और पिघलने से क्या हो जाएगा, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मान लो आपने क्या कर रखा था, यहां से तार जोड़ रखा था, यहाँ बीच में क्या कर दिया आपने, फ्यूज जोड़ दिया और ऐसे कनेक्शन कर रखा था। मैं यहाँ पर आपको दर्शा देता हूं दूसरा कलर से। ये मान लो इतना सा फ्यूज तार लगा हुआ है, इस तार में तो कोई फर्क नहीं पड़ता विद्युत धारा, अगर मान लो अपने घर में जितनी आ रही है मान लो 5 एम्पियर आपने सेट कर रखा है, 5 एम्पियर से अगर विद्युत धारा 6 एम्पियर चली गई तो 6 एम्पियर चाहते ये पिघल जाएगा, पिघल के यहां पर गिर जाएगा नीचे, और सर्किट क्या हो जाएगा, जब यहां से कनेक्शन टूट जाएगा तो आगे विद्युत धारा जाएगी नहीं। लेकिन इसके अंदर से अगर आप 5 की जगह 10 एम्पियर भेज दो तो भी नहीं मतलब पिघलेगा ये, क्योंकि ये इतनी उष्मा को सहन कर लेता है। तो हम फ्यूज तार इसी तरह के बनाते हैं ताकि वो क्या करे, वो उस उष्मा को एक उचित निश्चित ताप पर, निश्चित गलनांक होता है, उसी ताप पर वो रह पाता है, उससे ज्यादा ताप पर वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जूल ताप का उपयोग फ्यूज बनाने में भी किया जाता है। फ्यूज तार ऐसी धातु या मिश्र धातु का बना होता है, कौन सी का बना होता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है, ये आयरन का हो सकता है, ये टंगस्टन का हो सकता है, सॉरी टंगस्टन का नहीं होता है, टंगस्टन तो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर टंगस्टन का लगा देंगे तो क्या होगा, कितनी विद्युत धारा बहे, नहीं टूटेगा। तो ये किस किस का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, जो फिलामेंट है वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, लेड का हो सकता है, या फिर किसका हो सकता है, कई मिश्र धातुओं का भी मिलकर हो सकता है, या तो एक धातु का या मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज एक निश्चित धारा होने पर कार्य करता है, फ्यूज एक निश्चित धारा पर कार्य करता है, निश्चित धारा पर क्या करता है, कार्य करता है। उससे अधिक धारा होने पर यह पिघल जाता है और धारा प्रवाह बंद हो जाती है। जैसे ये ज्यादा धारा बहेगी तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने से क्या हो जाएगा, यहां पर ये सर्किट बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल के नीचे गिर जाएगा। जैसे ही नीचे गिर जाएगा, अब आगे तार का कनेक्शन ही नहीं है तो आगे विद्युत धारा जाएगी नहीं। तो बाकी अपने उपकरण क्या होते थे, उससे खराब होने से बचाए जा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम बचा सकते थे। अब ये फ्यूज तार के अंदर विद्युत धारा, फ्यूज जो है वो ध्यान रखना आप, ये जो फ्यूज होता है ना, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये देखो यहां पर बीच में लगाया तो ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या कर देता है, श्रेणी क्रम में अगर कोई भी कनेक्शन टूट गया तो फिर उसके बाद में आगे विद्युत धारा नहीं बहती है। आजकल इसकी जगह एमसीबी बोर्ड का यूज किया जाता है। एमसीबी आपने देखिए सुना होगा नाम। तो एमसीबी क्या हो जाती है, एमसीबी इसमें तो फ्यूज हो गया तो फ्यूज को चेंज करना पड़ता था, अब दूसरा फ्यूज लाके वहां पर लगाओ। लेकिन अब जो आगे एमसीबी सिर्फ जो उसका बटन होता है वो ट्रिप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, जिससे आगे विद्युत धारा अपने दूसरे उपकरण में, कई बार ऐसा होता है कि विद्युत धारा जितनी आ रही है अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे अपने उपकरण खराब हो सकते हैं। अपने विद्युत धारा, अपने जो काम करने वाले उपकरण हैं, टीवी है आजकल महंगी बहुत, टीवी फ्रिज वगैरह जो उपकरण, और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं जो महंगे उपकरण होते हैं, वो खराब हो सकते हैं।
इसके लिए एमसीबी बोर्ड लगाया जाता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। एमसीबी बोर्ड का स्विच बंद हो जाता है, जैसे ही धारा से मान अधिक हो गया तो बंद हो जाएगा, और बंद होते ही क्या हो जाएगा, बाकी अपने उपकरण बचाए जा सकते हैं। तो ये 3 नियम है विद्युत धारा के जो अपन डेली लाइफ में ऐसे उपयोग देखते हैं वो है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, विद्युत शक्ति क्या होता है। देखो थोड़ा सा शक्ति के बारे में बता देते हैं, फिर विद्युत शक्ति। शक्ति होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, अब दर बताया है कार्य बटा समय। दर का मतलब क्या होता है, बट्टे में समय। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्य विद्युत द्वारा करवाया जा रहा है तो उसकी दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब विद्युत द्वारा कार्य कैसे, ये बल्ब का जलना, बल्ब का जलना क्या है, बल्ब का जलना भी एक कार्य है, वो विद्युत द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से अपन बहुत सारे कार्य करवाते हैं। बल्ब का जलना, फ्रिज का जो चलना है, ये बात सारे के सारे अपने घर के अंदर जो उपकरण चला रहे हैं वो उससे कार्य करवा रहे हैं। अपन बल्ब को कहते हैं भाई तू लाइट देता रहे, वो लाइट देता रहता है, जब तक अपन स्विच ऑन करते हैं लाइट है तब तक लाइट देता रहता है, वो अपने लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं उनकी दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और परिभाषा देख लेते हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर अर्थात कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसमें, ऊर्जा खर्च होने की दर। अब बल्ब जलेगा तो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी ना, तो उस विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर कह दो, या उस बल्ब द्वारा कार्य करने की दर को कह दो, वो क्या कहता है, विद्युत शक्ति कहते हैं उसे। या फिर कह दो विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह करने पर, किसी विद्युत परिपथ में या कोई भी विद्युत परिपथ है, कोई भी उपकरण है, उसमें धारा प्रवाह करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य, 1 सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विद्युत शक्ति। क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं विद्युत शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटा समय, बटा समय। यहां पर अपन विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं, P से, और कार्य किससे होता है, W से, और T। हमने अभी अभी पढ़ा था पीछे कि W बराबर क्या होता है, इसके अंदर W बराबर हमारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर विद्युत धारा के अंदर कार्य कौन सा होता है। वैसे तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, लेकिन यहां पर कार्य क्या है, विद्युत द्वारा किया गया कार्य, वो कहलाता है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो हम इसकी जगह मान रख देते हैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, V क्यू बटे T। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर अपन कह सकते हैं Q बटे T बराबर क्या होता है, विद्युत धारा I होता है या नहीं होता, I बराबर Q बटे T। तो देखो ये Q बटे T बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P बराबर V, Q बटे I को हमने क्या लिख दिया, Q बटे T को I। तो ये हमारा एक सूत्र आ गया विद्युत शक्ति का। ध्यान से देखिएगा वापस से, मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने इतना सा काम किया है, यहां पर मैंने ये कर दिया कि इस Q बटे T को मैंने क्या लिख दिया, I। कार्य ये क्या है, आवेश के प्रवाह की दर, W बटे Q बटे T क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर, और आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, विद्युत धारा को हमने कह दिया यहां पर, विद्युत धारा को हमने यहां पर कह दिया I कह दिया। चाहे तो आप रख सकते हैं कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह रख दो IR इंटू I। तो P बराबर हो जाएगा I और I स्क्वायर R। ये हमारा क्या है, विद्युत शक्ति। ये हमारा क्या है, विद्युत शक्ति का। ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। ठीक है, आप यहां पर V का जगह क्या रख सकते हो, I की जगह भी मान रख सकते हो। अगर I की जगह रखो तो भी हो जाएगा I बराबर V बटे R, तो वो भी सूत्र बन जाएगा, तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक।
विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक देखो क्या होता है, यहां से निकालते हैं V का मात्रक यहां पर, यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां पर देखो W/T यानी जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड कह दो, या फिर इसका मात्रक जो है वो हम कहते हैं, यहां पर मात्रक इससे भी निकाल सकते हैं, मात्रक इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इसका मात्रक जो है वो है वॉट, यानी जिसको लिखते हैं W से। किसे लिखते हैं? W से। ये है हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक। चलो इसको देखते हैं और आगे, यहां पर और अच्छे से दिया हुआ है। विद्युत शक्ति का मात्रक हमने देखा, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक देखने के बाद में अपन बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत ऊर्जा। क्या होता है विद्युत ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा क्या होता है इसको देखते हैं। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो है हमारा, विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल, गुणनफल, इसको थोड़ा सही कर ले, गुणनफल लिखा हुआ है, गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति जो है कितने समय के लिए कार्य करती है, उन दोनों के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत ऊर्जा। उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। यानी अपन कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विद्युत शक्ति इंटू समय, विद्युत शक्ति इंटू समय। समय यहां पर जो रखेंगे वो घंटे के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? घंटे के अंदर। अब देखो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है, वैसे तो इससे मात्रक क्या निकलेगा, इससे अगर मात्रक निकाले विद्युत मात्रक विद्युत ऊर्जा का, तो देखो क्या निकलेगा, यहां से शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट, वाट को हम लिखते हैं W से, और समय का मात्रक यहां पर हमें इस जगह मात्रक लेना है, वो लेना है घंटे। यहां पर मात्रक क्या है? घंटे में, तो WH हो गया। लेकिन व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यानी अपने घरों में जो ऊर्जा आती है उसका मात्रक क्या माना जाता है? उसका मात्रक माना जाता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, KWH, या जिसको अपन आम भाषा में यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अपने घरों में जो लाइट आती है उसमें बिल में लिखा होता है ना, आपने कितनी लाइट खर्च की है यूनिट के अंदर, तो वो ये होती है 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट। अब देखिएगा जरा इसको कैसे याद करते हैं। 1 KWH बराबर कितना होता है? यहां पर आप थोड़ा सा समझ ले पहले। वॉट हमने समझ दिया, 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट के बराबर। 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट। तो हमें क्या करना है, यहां 1 किलोवाट लेना है, तो 1 किलोवाट हमने ले लिया, ये 1000 वॉट प्लस। अब अपना जो समय है वो सेकंड के अंदर होता है। समय किस में होता है? सेकंड में। लेकिन हमें यहां किस में चेंज करना है? हमें चेंज करना है इसको घंटे में। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60, यहां पर हमने क्या किया है? सेकंड को घंटे में चेंज किया है। सेकंड को किस में चेंज किया है? घंटे में। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 इंटू 60 की गुणा। सेकंड से घंटे में चेंज करना है, तो सेकंड से घंटे में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 की गुणा। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखो हल करेंगे तो 6 को 6 से गुणा करो, संख्या को आपस में गुणा कर लो, और इसको 1 से गुणा करो तो आ जाएगा 36। इसके आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा सकते हैं। तो 1 KWH बराबर इतने जूल होता है, देख लो। $36 लाख जूल कह सकते हैं इसको, या फिर अपन कह सकते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो स्टैंडर्ड मान लिखते हैं वो क्या करते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाकर अपने आगे संख्या लिख देते हैं। वैसे देखो 5 जीरो थे तो 10 की पावर 5 आती, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो। लेकिन हमने क्या किया, पॉइंट यहां पर लगाया, पीछे समझ लो यहां पॉइंट था, अभी यहां से 5-6 स्टेप पीछे लाए, 6 स्थान पीछे लाए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। इतने जूल होता है, इतने जूल होता है। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद जरूर रखेगा, ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है।
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट भी कह सकते हैं होता है। और एक यूनिट में कितने जूल होता है वो आपको बता दिया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 या फिर 36 लाख जूल कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, घर में जो लाइट खर्च होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं कितने यूनिट खर्च हुआ है अपने लाइट। देखो किस तरह से, अपन एक उदाहरण देखते हैं उससे समझ आ जाएगा अपने को। यहां पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है शक्ति ज्ञात करने के लिए। देखो कोई बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है, 220 वाट के। तो 220 वाट क्या हो गया, विभवांतर, यानी V बराबर कितना है 220 वाट। यदि बल्ब में 0.50 यानी 0.50 एम्पियर विद्युत धारा यानी I बराबर दे रखा है 0.50 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। तो हमें शक्ति ज्ञात करनी है, P का मान हमें ज्ञात करना है। दो चीजें हमें दे रखी है, तीसरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या ऐसा सूत्र पढ़ा है क्या P I और V के बीच में? हाँ बिल्कुल हमने पढ़ा है। ये देखो P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर क्या होता है, VI, यानी शक्ति बराबर होता है V इंटू I। तो देखो हम, तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है V और I। मान रख दो, V का मान कितना है 220 और इसका मान कितना है 0.50। 0.50 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगा सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो, इसको गुणा कर दो, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट, तो W लगा देंगे आगे। बस बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो हमें शक्ति ज्ञात करनी थी ऐसे बल्ब की जो 220 वोल्ट के लिए उसमें 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बल्ब की शक्ति कितनी है। अपने कहते हैं ना बल्ब 7 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, तो ये 210 वोल्ट का होगा। अपने घर में जो एलईडी बल्ब आते हैं ना आजकल 7 वोल्ट 9 वोल्ट, तो उसकी शक्ति होती है वो क्या होती है, उसकी शक्ति होती है। इसी तरह अपन घर का अगर बिल निकालना चाहे कितने विद्युत अपना बिल कितना आएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो अगला सवाल दिया हुआ है, 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, मतलब अनुमान है कि 400 वोल्ट का कोई विद्युत फ्रिज है। तो P बराबर, वोल्ट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी विद्युत शक्ति दे रखी है, विद्युत शक्ति है P बराबर 4000 वोल्ट। रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन जलता है, समय कितना है T, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाए। दर कितनी है प्रति यूनिट कह दो या KWH कह दो, यानी एक यूनिट का खर्च 3 रुपए है। तो आप ये बताओ 30 दिन का खर्च कितना होगा। तो इसके निकालनी है विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा हमने देखा था विद्युत शक्ति P इंटू समय T। यहां पर ध्यान रखना है P का मान किस में रखना है, यहां पर दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। P का मान होना चाहिए KWH में, सॉरी KW में यानी किलोवाट में, और T का मान किस में होना चाहिए, H में यानी घंटे में। तो हम ज्ञात करें यहां पर तो कितना हो जाएगा, P का मान कितना है 400, ये तो वॉट है, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करेंगे। वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग, किसका भाग करना है 1000 का। इनटू समय कितना है, समय है 8 घंटे। एक दिन 8 घंटे चलता है, लेकिन चल रहा कितने दिन है, चलता तो 30 दिन है। तो 30 से और गुणा करेंगे क्योंकि ये तो एक दिन का आएगा, हमें 30 दिन का ज्ञात करना है। तो 30 दिन कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो, बाकी 2 जीरो से 2 जीरो करके 8 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा। देखो 4 को 3 से गुणा कर लो 12, 12 को 8 से गुणा करो, 12 8 कितना होता है, 12 8 96। कैसे भी गुणा कर लो, 4 को 8 से गुणा कर लो, 8 चौके 32, 32 को 3 से गुणा करो 96। तो हमारे पास आ चुका है जो विद्युत ऊर्जा आ चुकी है वो आ चुकी है 96 यूनिट। कितना आ चुका है 96 यूनिट। अब हमने विद्युत ऊर्जा तो निकाली टोटल, अब इसका निकालेंगे खर्च। एक यूनिट का मूल्य 3 रुपए, तो कुल मूल्य
कुल खर्च कितना हो जाएगा 3 इंटू 96। देखो वो कह रहा है 96 यूनिट उससे खर्च हुई है टोटल एक महीने में, तो एक महीने में 96 यूनिट खर्च होती है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, एक यूनिट का 3 रुपए है, तो हम 3 से गुणा कर दो तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 27 और 1 28, टोटल इतने रुपए 288 रुपए क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन बिल भी ज्ञात कर सकते हैं, अपने कौन से उपकरण से कितनी लाइट अपन उसके लिए खर्च हुई है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि अपने बिल में स्थायी शुल्क भी आता है, वो अलग से चार्ज होता है। चलिए अपन आज के जो टॉपिक है वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था आपने आज। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब विद्युत धारा किसी परिपथ के अंदर सारी की सारी विद्युत धारा को ऊष्मा उत्पन्न करने में यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जिसको हमने देखा था यहाँ पर छोटा सा डेरिवेशन है, इसको याद रखना है। और ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल के तापन नियम की 3 शर्तें होती है, या तीनों नियम जूल के तापन नियम ही है। ये पहला है कि जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, दूसरा है जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती, तीसरा ऊष्मा है वो समय के समानुपाती। इसके बाद में हमने देखा जो डेली लाइफ में विद्युत धारा का तापीय नियम का प्रभाव क्या क्या है। तो विद्युत धारा, बहुत सारे उपकरण हैं जो तापन नियम पर कार्य करते हैं, जैसे टोस्टर हो गया, तंदूर हो गया, केतली, हीटर, ये सब विद्युत से चलने वाले। दूसरा है इसका उपयोग बल्ब में भी किया जाता है। जो बल्ब होता है उसके तंतु में टंगस्टन धातु लगाई जाती है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। गलनांक उच्च होने से क्या होता है, वो जल्दी से पिघलता नहीं है और अपने ऊष्मा और प्रकाश देता है। तीसरा है फ्यूज जो बना होता है वो एक निश्चित गलनांक का होता है, उससे ज्यादा निश्चित गलनांक का होता है, निश्चित ताप तक वो क्या करता है, सुरक्षित रहता है। जैसे ही इस धारा के मान से मान बढ़ जाता है, निश्चित धारा के मान से मान बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है और अपने जो सर्किट होता है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है, यानी वो जो परिपथ था वो परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा बंद हो जाती है। इसके बाद में हमने देखा विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। परिभाषा ये भी लिख सकते हो, विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या फिर आप इन दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। और विद्युत शक्ति के जो हमने सूत्र प्राप्त किए हैं, दोनों ही सूत्र आपको याद होने चाहिए, ये भी है और ये भी है। इसके बाद में हमें एक और छोटा सा टॉपिक है, हालांकि वो विद्युत शक्ति के अंदर ही है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है विद्युत शक्ति बटे विद्युत शक्ति इंटू समय। और यहां पर देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, यानी जिसको अपन यूनिट भी कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद में हमने 2 न्यूमेरिकल भी देखे हैं, अंकित पर्सन। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।